आज हम करने जा रहे हैं किंक्ड डिमांड कर्व थ्योरी ऑफ ओलिगोपॉली। अब ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी का इस्तेमाल अक्सर किया जाता है ओलिगोपॉली की उस सिचुएशन को समझाने के लिए जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के साथ हो। तो अगर हम बात करें कि अगर एक मार्केट है जिसमें कुछ फर्म्स हैं और वो फर्म्स हालांकि सेम सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर वो सामान जो है वो एग्जैक्टली सेम भी नहीं है, होमोजीनियस गुड्स नहीं है, उसमें कुछ डिफरेंस भी है। तो ओलिगोपॉली विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के केस को समझाने के लिए अक्सर किंग्ड डिमांड कर्व थ्योरी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ऐसा क्यों है? तो ऐसा इस वजह से है कि मान लो हम जो एक सिचुएशन हमेशा बात करते हैं जिसके बारे में, परफेक्ट कंपटीशन को लेके। तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? परफेक्ट कंपटीशन में एक मार्केट में बहुत सारे फर्म्स होते हैं और सारे फर्म्स जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हैं वो होमोजीनियस है, यानी एग्जैक्टली सेम है। तो इस वजह से अगर कोई एक फर्म ऐसा करे कि वो अपने प्राइस को बढ़ा दे, तो इस सिचुएशन में होगा क्या? इस सिचुएशन में जितने भी कस्टमर्स उस फर्म के पास पहले थे वो सब उसको छोड़ के दूसरे फर्म्स के पास चले जाएंगे, यानी उसका जो डिमांड है वो कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन के केस में चीजें होती हैं। पर हम बोल रहे हैं ओलिगोपॉली के बारे में बात कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं जो प्रोडक्ट है उसमें डिफरेंशिएशन है, प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो मान लो इस वाले केस में अगर कुछ नंबर ऑफ फर्म्स हमारे पास में है, अब कुछ फर्म्स हैं, उनमें से एक फर्म डिसाइड करता है कि वो अपने प्राइस को बढ़ा दे। तो अब प्राइस को बढ़ा देने पर ऐसा नहीं होगा कि उसके सारे के सारे कस्टमर्स उसको छोड़ के चले जाएं। डेफिनेटली कई सारे कस्टमर्स उसको छोड़ के चले जाएंगे, पर सारे के सारे उसको छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि कई सारे कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनको उस प्रोडक्ट से अटैचमेंट होगा, क्योंकि उस प्रोडक्ट में कुछ चीज़ अलग है, वो बाकी फर्म से एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो प्राइस में बदलाव लाने पे ऐसा नहीं हो रहा है कि सबके सब कस्टमर उसको छोड़ के चले जाएंगे। तो ये होता है। अब मेजरली इस थ्योरी का इस्तेमाल हम ओलिगोपॉली जो सिचुएशन है विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन उसको समझाने के लिए करते हैं। बट हाँ, इसका इस्तेमाल विदाउट डिफरेंशिएशन वाले केस को समझाने के लिए भी किया जाना पॉसिबल है। अब इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिमांड कर्व एक फर्म फेस कर रहा है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब ये कुछ डिफरेंट है, नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, हम देखते हैं इस तरह से होता है, एक नॉर्मल डिमांड कर्व इस तरह से होता है। पर अभी हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है यहाँ पे किंक दिख रहा है। ये देखो, एक किंक नजर आ रहा है, सही है ना? कि ये एग्जैक्टली सीधा ना होके हमें एक किंक नजर आ रहा है यहाँ पे। तो इस वजह से इसका नाम किंक्ड डिमांड कर्व है। अब ये किंक क्यों है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो ये जहाँ पे किंक हो उसको हम प्रिवेलिंग प्राइस मानते हैं, यानी ये वो वाला प्राइस है जो मार्केट में अभी प्रिवेल कर रहा है, उसको हमने शो कर दिया इससे। तो फिलहाल क्या प्राइस चल रहा है? फिलहाल हम बोल रहे हैं ओपी प्राइस चल रहा है उस प्रोडक्ट का जिसकी हम बात कर रहे हैं, ओलिगोपॉली, ठीक है, मार्केट के अंदर। अब क्या हुआ, एक फर्म अगर ऐसा सोचे कि वो क्या करता है, वो प्राइस को बढ़ा दे, इस ओपी से प्राइस को बढ़ा दे, तो अब जो हम डिमांड कर्व देख रहे हैं वो थोड़ा ज्यादा इलास्टिक है, यानी इस पूरे डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी है वो सेम नहीं है। इस ये जो डी और के दिख रहा है हमको, यहाँ पे इलास्टिसिटी डिफरेंट है, और इस के और डी पे इलास्टिसिटी जो है डिमांड की वो डिफरेंट है। तो इसी वजह से ये किंक है। तो अगर जो प्रिवेलिंग प्राइस है मार्केट में उस प्रोडक्ट का, अगर उससे ज्यादा प्राइस कोई एक सर्टेन फर्म उसका कर दे, तो उस सिचुएशन में जो डिमांड होगी वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे कस्टमर उस फर्म को छोड़ के चले जाएंगे, बट वो मेजरली अफेक्ट होगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन ये होता है कि जब एक फर्म प्राइस को बढ़ा देगी, तो इसके बड़े सारे कस्टमर जो है वो इसको छोड़ के वो दूसरे फर्म्स के पास चले जाएंगे। तो जो दूसरे फर्म्स हैं उनको तो बेनिफिट हो रहा है, तो उनको ऑलरेडी बेनिफिट हो रहा है, तो वो प्राइस क्यों बढ़ाएंगे? तो वो प्राइस को क्यों बढ़ाएंगे? वो प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें इस फर्म के प्राइस बढ़ाने से ऑलरेडी बेनिफिट हो रहा है कि इसके कस्टमर्स उसके पास उन लोगों के पास आ गए हैं।
ठीक है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं वो लोग बाकी जो फर्म्स है वो प्राइस को नहीं बढ़ाएंगे, यानी एक फर्म के प्राइस के बढ़ाए जाने पे बाकी फर्म्स जो है वो सेम रिएक्ट नहीं करते हैं, वो प्राइस को नहीं बढ़ाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो उस फर्म का डिमांड कर्व है वो रिलेटिवली ज्यादा इलास्टिक है। अब नीचे वाली बात करें, इस केडी की बात करें, के कैपिटल डी, राइट, क्योंकि दोनों जगह डी ही शो किया है। सो दिस इज डी के, लेट्स से डी के एंड दिस इज के डी। अब क्या हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, इस वाले पोर्शन की अगर हम बात करें, तो अगर एक फर्म ऐसा सोचता है कि वो प्राइस को कम कर ले, वो प्राइस को कम कर ले, तो फिर किस तरह से रिएक्शन देखने में आएगा। जब वो प्राइस को कम करेगा तो बाकी फर्म्स जो है मार्केट के अंदर, बाकी फर्म्स भी अपने प्राइस को कम कर लेंगे। तो बाकी फर्म्स भी जब अपने प्राइस को कम करेंगे तो इस फर्म को प्राइस को कम करने की वजह से जो बेनिफिट है वो कुछ खास नहीं हो पाएगा। तो जब इसने प्राइस को बढ़ाया था तब बाकी लोगों ने प्राइस नहीं बढ़ाया, इस वजह से इस फर्म का जो डिमांड था बहुत ज़्यादा इलास्टिक था, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर्स इसको छोड़ के चले गए प्राइस को बढ़ाने पे। पर जब इसने प्राइस को कम करने की सोची तो फिर अब बाकी लोग रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा है। इस केस में बाकी फर्म जो है वो भी रिएक्ट कर रहे हैं और वो भी प्राइस को रिड्यूस कर रहे हैं। तो जब इसने प्राइस रिड्यूस किया, बाकी सबने भी प्राइस रिड्यूस कर दिया। तो ऐसा करने की वजह से इसको कोई खास बेनिफिट नहीं देखने में आएगा। तो इसलिए हम जो बोलते हैं जो प्रिवेलिंग प्राइस है उससे नीचे का जो डिमांड कर्व है वो रिलेटिवली कम इलास्टिक होता है। ये वाला ज़्यादा इलास्टिक होता है और ये वाला हमारा कम इलास्टिक होता है। तो इस वजह से डिमांड कर्व पे जो है हमें किंक देखने में आता है। तो हमने देखा जो एक फर्म डिमांड कर्व फेस करेगा उसमें एक किंक देखने में हमको आएगा, और उस किंक का रीज़न ये होगा कि जो डिमांड कर्व है उस पूरे डिमांड कर्व पे जो इलास्टिसिटी है वो सेम नहीं होगी। यानी प्रिवेलिंग प्राइस से जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वहाँ पे इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, और जो प्रिवेलिंग प्राइस से नीचे वाला पोर्शन है वहाँ पे इलास्टिसिटी कम देखने में आएगी। अब इस रीज़न की वजह से एक चीज़ हम देखते हैं कि जो हमारा MR कर्व होता है विच इज़ मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, वो जो होता है वो भी नॉर्मली कैसा होता है, वो कुछ ऐसा ही होता है। हमारा MR कर्व एक स्ट्रेट लाइन होता है जनरली, बट इस केस में ऐसा नहीं होता है। ओलिगोपॉली वाले केस में जो हम देख रहे हैं विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन वाला, तो किंग डिमांड कर्व वाले केस में ऐसा हमें देखने में नहीं आएगा। अगर डिमांड कर्व में किंक होगा तो हम देखेंगे हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है उसमें डिसकंटिन्यूटी होगा। यानी जैसे मानो स्टार्टिंग में ऐसा आ रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है, एंड देन फिर वो कंटिन्यू हो जाएगा यहाँ से, ऐसा कुछ। तो बीच में डिसकंटिन्यूटी दिख रही है। अब इस डिसकंटिन्यूटी का रीजन होगा कि जो डिमांड कर्व हमें ये वाला दिख रहा है, इसके इन दोनों पोर्शन, ये ऊपर वाला पोर्शन प्रिवेलिंग प्राइस से और नीचे वाला पोर्शन जो प्रिवेलिंग प्राइस से है, इन दोनों पोर्शंस में जितना इलास्टिसिटी जो है उसमें जितना डिफरेंस होगा, इलास्टिसिटीज के अंदर जितना ज्यादा डिफरेंस देखने में आएगा उतना ज्यादा डिसकंटिन्यूटी होगा। यानी इलास्टिसिटी इस वाले पोर्शन में बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे बहुत कम है, तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे केस में हमारा जो MR कर्व होगा उसमें भी डिसकंटिन्यूटी जो है हमको बहुत ज़्यादा देखने में आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से होता है। और अगर इलास्टिसिटीज में डिफरेंस कम होगा तो वो डिसकंटिन्यूटी भी हमें कम देखने में आएगी। अब इसमें इस वजह से ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा डिमांड कर्व एक ओलिगोपॉलिस्ट फेस करता है, जिस तरीके का डिमांड कर्व एक ओलिगोपॉलिस्ट फेस करता है वो हमें दिख रहा है कैसा है। तो इस वजह से जो प्रिवेलिंग प्राइस है उसमें रिजिडिटी होती है, उसमें ज़्यादा बदलाव की कोशिश नहीं होती है, क्योंकि एक फर्म इस बात को समझेगा कि अगर उसने प्राइस कम किया फिर तो उसको कोई खास फायदा होगा नहीं, क्योंकि बाकी सब भी अपना प्राइस कम कर देंगे, और अगर उसने अपने प्राइस को बढ़ाया तो फिर उसी को नुकसान है, क्योंकि उसके कई सारे कस्टमर्स उसको छोड़ के दूसरे फर्म्स के पास चले जाएंगे। तो इस वजह से जो ओलिगोपॉलिस्ट है वो अपने प्राइस को एज इट इज रहने देगा, उसमें ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश नहीं करेगा। तो ये हमारा किंग डिमांड कर्व का थ्योरी है।
अब ये देखने वाली बात है कि क्या ये प्राइस में जो रिजिडिटी है, जो किंग डिमांड कर्व थियरी है हमारा ओलिगोपोली का, ये बात बोलता है कि प्राइस रिजिड है इस वजह से। तो क्या ये रिजिडिटी हमेशा रहती है या कभी इसमें कोई बदलाव भी देखने में आ सकता है? तो हम देखेंगे कुछ कंडीशंस में बदलाव भी देखने में आएगा, प्राइस बदल भी जाएगा। तो वो कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है उसको हम देख लेते हैं। तो अब हम देख सकते हैं जो कॉस्ट है और जो डिमांड कंडीशंस हैं, उनमें किस तरीके का बदलाव हमें देखने में आएगा और उसका क्या रिजल्ट हमको देखने में आ सकता है एक ओलिगोपोली वाले सिचुएशन में। तो अगर कॉस्ट कम हो गया है सामान के प्रोडक्शन का, ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में अगर एक फर्म सोचता है कि वो प्राइस को कम कर दे, तो क्या होगा? बाकी सारे फर्म्स भी प्राइस को कम कर देंगे और इस फर्म को कोई खास बेनिफिट नहीं होगा। तो इस वजह से डिक्लाइन इन कॉस्ट के केस में प्राइस जो होगा वो रिजिड बना रहेगा, वो स्टेबल बना रहेगा, जितना पहले था उतने का उतना ही रहेगा। तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारा जो प्रिवेलिंग प्राइस से ऊपर वाला डिमांड कर्व का पोर्शन था, वो जो होगा वो ज़्यादा इलास्टिक हो जाएगा और इससे नीचे वाला जो पोर्शन था वो कम इलास्टिक हो जाएगा। एमा कर्व में जो डिसकंटिन्यूटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो सिंपल वर्ड्स में बोले अगर हम, तो सिंपल वर्ड्स में इतना होगा, अगर कॉस्ट कम हुआ, फर्म ने प्राइस को रिड्यूस किया, बाकी सभी प्राइस को रिड्यूस करेंगे, तो इस फर्म को कोई खास बेनिफिट नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये क्या करेगा? ये अपने प्राइस को पहले जैसा ही रहने देगा। तो डिक्लाइन इन कॉस्ट के केस में प्राइस में रिजिडिटी या स्टेबिलिटी बोलना चाहो तो स्टेबिलिटी बनी रहेगी। अब दूसरा केस है राइज इन कॉस्ट। अगर कॉस्ट बढ़ जाए, तो कॉस्ट बढ़ने के केस में क्या एक फर्म प्राइस को नहीं बढ़ाएगा? क्या वो पहले जितने प्राइस में बेचेगा? तो ऐसा नहीं होता है। अगर प्राइस जो है, अगर सामान का कॉस्ट जो है वो बढ़ गया है, तो इस कंडीशन में अगर एक फर्म प्राइस को बढ़ाएगा, तो बाकी सब फर्म्स भी जो है वो प्राइस को बढ़ाएंगे। तो प्राइस यहाँ पे जो है रिजिड नहीं रहेगा, यहाँ पे प्राइस में बदलाव आएगा। तो इस वजह से जो प्रिवेलिंग प्राइस से ऊपर वाला डिमांड कर्व का पोर्शन हमने देखा था, वो वैसे तो रिलेटिवली बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है, पर इस केस में वो उतना इलास्टिक नहीं होगा। अब हमारे पास में तीसरा सिचुएशन है कि अगर डिमांड कम हो जाए, तो डिमांड कम होने के केस में प्राइस पे क्या असर देखने में आएगा? अब इसका रीजन वापस से जो पहला सिचुएशन हमने देखा था डिक्लाइन इन कॉस्ट वाला, उससे ही बिल्कुल सेम है। वो यही होगा कि अगर डिमांड कम हो गया और एक फर्म सोचता है डिमांड को बढ़ाने के लिए मैं प्राइस को कम कर दूं, ऐसा अगर वो सोचेगा तो बाकी फर्म्स भी सिमिलर तरह से रिएक्ट करेंगे और फिर इसको कोई खास फायदा नहीं हो पाएगा। तो डिक्रीज इन डिमांड के केस में भी जो है प्राइस हमारा वो रिजिड ही रहता है। जो प्रिवेलिंग प्राइस था हमारा वो अभी भी बना रहेगा, उसमें स्टेबिलिटी बनी रहेगी, बदलाव नहीं आएगा। अब लास्ट हमारा सिचुएशन है इसमें इंक्रीज इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ जाए तभी भी क्या प्राइस में कोई बदलाव नहीं आएगा? तो ऐसा नहीं होता है। जब डिमांड बढ़ेगा तो उस केस में एक फर्म जो होगा वो अपने प्राइस को बढ़ाएगा और बाकी फर्म्स भी अपने प्राइस को बढ़ाएंगे। यहाँ पे रिजिडिटी नहीं रहेगी। अब हम देखेंगे किंग डिमांड कर्व जो है उसमें कमियां क्या है, क्या क्या इसके शॉर्टकमिंग्स हैं। तो पहली शॉर्टकमिंग ये है कि ये तो बताता है कि जो प्राइस है वो रिजिड बना रहता है। प्राइस में रिजिडिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है और ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों सिचुएशन में कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा। अगर प्राइस को एक ओलिगोपोलिस कम कर रहा था, बाकी सब भी उसको फॉलो कर रहे थे, इस वजह से उसे कोई खास बेनिफिट नहीं हो पा रहा था। और जब वो प्राइस को बढ़ा रहा था तो बाकी सब फॉलो नहीं कर रहे थे, तो ऐसे केस में इसके कस्टमर्स बाकी लोगों के पास चले जा रहे थे, तो इसको नुकसान हो रहा था। तो दोनों सिचुएशन हमने समझ ली, इस वजह से प्राइस में रिजिडिटी बना रहता है। ये समझ आ गया, ऐसा हमारा किंग डिमांड कर्व थ्योरी बताता है। पर ये नहीं बताता कि वो जो किंक है वो किस प्राइस पे आएगा, वो इस बात को नहीं एक्सप्लेन करता है। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं, एक हम दिखा रहे हैं जो डिमांड कर्व है वो ये वाला है। तो यहाँ पे प्राइस हम ओपी मान रहे हैं, इस ओपी प्राइस पे किंग शो कर रहे हैं। और दूसरा हम ओपी डैश पे, यानी जब हम ये डिमांड कर्व लेके चल रहे हैं तो यहाँ पे हमने किंग यहाँ पे शो कर दिया, तो ये ओपी डैश प्राइस पे दिखाया जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है कि ये तो बता रहा है कि हाँ, जब डिमांड कर्व बनेगा तो उसमें किंक आएगा, पर वो किंक किस प्राइस पे आएगा वो ये बात इस बात को नहीं बता रहा है।
ये इसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्राइस किस तरह से डिसाइड होगा इसके बारे में ये कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो किंग डिमांड कर्व थ्योरी में ये प्रॉब्लम है कि प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, किंग कहाँ फॉर्म होगा इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और ये कमी जो है, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये खास तौर पे जो मॉडल स्वीजी ने प्रेजेंट किया था। एक्चुअली किंग डिमांड कर्व थ्योरी जो है, इस मॉडल को प्रेजेंट किया गया है स्वीजी के थ्रू भी, साथ में इसको हॉल एंड हिच के थ्रू भी प्रेजेंट किया गया है। तो जो स्वीजी वाला मॉडल है उसमें ये बिल्कुल नहीं बताया गया कि प्राइस किस तरह से डिटर्मिन किया जाएगा, तो उसकी ये बहुत बड़ी क्रिटिसिज्म है। जबकि हॉल एंड हिच ने कोशिश करी थी इस बात को एक्सप्लेन करने की, उसको हम इस डायग्राम से देख सकते हैं। हॉल एंड हिच के अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व है और जो हमारा एसी है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट होंगे, जिस पॉइंट पे टेंजेंट होंगे वहां पे प्राइस जो होगा वो डिसाइड हो जाएगा। पर फिर इस वाली एक्सप्लेनेशन में भी एक दिक्कत है, वो ये है कि मान लो अगर एक जो पूरी इंडस्ट्री है, ओलिगोपोलिस इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो फर्म्स हैं, उन सब फर्म्स में ये सिचुएशन डिफरेंट हो, एवरेज कॉस्ट वाला सिचुएशन डिफरेंट हो, तो फिर क्या होगा? तो प्रॉब्लम है, दोनों मॉडल्स में प्रॉब्लम है। ज़्यादा सीवियर हम देखते हैं स्वीजी वाले में है, जिन्होंने कोशिश ही नहीं किया ये बात बताने का कि प्राइस किस तरह से डिटर्मिन होगा, और हॉल एंड हिच ने किया, पर इसके पीछे भी क्रिटिसिज्म है। अब इसका दूसरा क्रिटिसिज्म जो है किंग डिमांड कर्व थ्योरी मॉडल का, वो ये है कि ये मॉडल अप्लाई नहीं होगा अगर हम प्राइस लीडरशिप की बात करें, प्राइस कार्टेल की बात करें, तब ये अप्लाई नहीं होगा। क्योंकि हमारे इस वाले मॉडल में हमने क्या देखा था, अगर प्राइस कम किया जा रहा था एक फॉर्म के थ्रू तो बाकी सब भी कर रहे थे, और अगर वो बढ़ा रहा था तो कोई नहीं बढ़ा रहा था। पर ये तो तब होगा जब इंडिपेंडेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। पर अगर प्राइस लीडरशिप किया जाए, ये प्राइस कार्टेल फॉर्म किया जाए, ऐसे कंडीशन में ये प्रॉब्लम भी नहीं होगा, तो वहां पे फिर ये मॉडल जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। इसके और भी कुछ क्रिटिसिज्म है, तो एक क्रिटिसिज्म है कि प्योर ओलिगोपोली वाले केस में ये एप्लीकेबल नहीं होगा, जहाँ पे होमोजीनियस प्रोडक्ट्स हो, तो वहां पे ये पूरी तरह से अच्छी तरह से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। एक क्रिटिसिज्म इसका ये बोला जाता है कि ये जो मॉडल है, ये सिर्फ डिप्रेशन वाले पीरियड को समझाने के लिए ठीक है, बूम वाला जो पीरियड होगा तब क्या होगा उसको ये नहीं समझा पा रहा है। तो इसमें ये सारी कमियां हैं। अब हम देख सकते हैं बूम पीरियड में क्या सिचुएशन हमें देखने में आएगा। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है दिख रहा है हमको, ये जो के एल है, ये हमारा एम आर कर्व है। अब हमने क्या पढ़ा था, जो एम आर कर्व है उसमें डिसकंटिन्यूटी होता है। तो ये के एल एक पोर्शन है और दूसरा पोर्शन क्या है, ये एच जी। ये दोनों जो है ये हमारा एम आर को ही शो कर रहा है, और इन दोनों पे हम एक डिसकंटिन्यूटी देख रहे हैं। तो एक्चुअली ये पूरा हमारा एम आर कर्व है, ये वाला पोर्शन, एंड देन देर इज सम डिसकंटिन्यूटी, और उसके बाद ये कंटिन्यू हो रहा है। तो अब क्या हो रहा है, हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, जहाँ पे एम आर एम सी बराबर होता है। तो हमारा ये एम सी कर्व है। अब ये एम सी कर्व जो है वो एम आर को दो जगह पे काट रहा है, एक ई पे काट रहा है और दूसरा ये एफ पे काट रहा है। अब हो गया रहा है प्रिवेलिंग प्राइस ये वाला है हमारा। तो प्रिवेलिंग प्राइस पे आउटपुट कितना था, आउटपुट था एम, यानी ओ एम, ये हमारा आउटपुट था। अब जो इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है उसमें एक जगह पे आउटपुट हमारा ओ एन हो रहा है, और दूसरा इक्विलिब्रियम वाला सिचुएशन है जहाँ पे हमारा आउटपुट ओ टी हो रहा है, यानी एक जगह पे पहले से ज़्यादा आउटपुट और दूसरी जगह पे पहले से कम आउटपुट। तो दोनों केसेस में जो फर्म हमारा है वो पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा, यानी वो इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो बूम का सिचुएशन है, ये पूरा डायग्राम बूम के सिचुएशन को शो करने के लिए बनाया गया है। अब ऐसे केस में जो प्राइस होगा वो बढ़ेगा, कम होगा, क्या होगा, इसे कंफर्म बोलना मुश्किल है, पर वो स्टेबल नहीं रहेगा। तो बूम वाले सिचुएशन में हम इस बात को लेके श्योरिटी दे सकते हैं कि इस केस में प्राइस के साथ चाहे जो भी हो, पर वो डेफिनेटली रिजिड नहीं रह सकता है, उसमें कुछ चेंज देखने में ज़रूर आएगा। अब प्रोफेसर स्टिगलर का जो क्रिटिक रहा है किंग डिमांड कर्व थ्योरी को देख के, उसको हम देख रहे हैं
तो इन्होंने ये बोला कि जो किंग डिमांड कर्व थ्योरी है वो इन्फ्लेशनरी पीरियड जो है उसमें ओलिगोपोलिस की सिचुएशन को नहीं समझा पाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी सिचुएशन में क्या होगा, एक फर्म जो है वो अपने प्राइस को अगर बढ़ाएगा तो बाकी सब फर्म्स उसको फॉलो करेंगे, जबकि किंग डिमांड कर्व थ्योरी में क्या बोला गया था कि प्राइस में रिजिडिटी रहता है। पर ऐसा इन्फ्लेशनरी पीरियड में हमें देखने में नहीं आएगा। पर हाँ, यहाँ पे एक बात और भी है कि जो प्रोफेसर स्टिगलर हैं, उन्होंने जिन टेस्ट्स को कंडक्ट किया इसके लिए, उसके लिए जो सैंपल साइज था, प्रोड्यूसर्स का जो सैंपल साइज था वो माना जाता है कि वो सफिशिएंट नहीं था। एक बड़ा सैंपल साइज लिए जाने की ज़रूरत थी। पर हाँ, एक चीज़ और है कि उनका जो ये स्टडी था उसमें उन्होंने किंग डिमांड कर्व जो है उसकी हाइपोथेसिस को रिफ्यूट किया। उन्होंने कभी भी प्राइस रिजिडिटी को क्वेश्चन नहीं किया ओलिगोपॉली के अंदर, कि ओलिगोपॉली में प्राइस रिजिड होना पॉसिबल है, पर वो जो डिमांड कर्व है उसमें जो किंग हम कह रहे हैं कि प्राइस के कम होने पे क्या होगा और ज़्यादा होने पे क्या हो सकता है, उसकी वजह से प्राइस रिजिड है, इस बात को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो कई सारे केसेस एक्चुअली हैं जहाँ पे ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, चाहे वो प्राइस लीडरशिप का केस है या फॉर्मल अग्रीमेंट है, प्राइस कार्टेल है। ऐसे सब केस में जो डिमांड कर्व है उसमें किंक देखने में हमको नहीं आना चाहिए।